Hello, I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. या चलिए, तो आज हम लोग कैरो प्रैक्टिस की ट्रेनिंग, यानी इसको आप आप एज ए इजी लैंग्वेज ये कह सकते हैं, कैरो प्रैक्टिस की पाठशाला में आप सभी का खैर मकदम है। और हम लोगों को आज डॉक्टर तन्मय, जो एमबीबीएस के साथ साथ एक कैरोप्रैक्टिक डॉक्टर, इंडिया के अंदर बहुत ही फ्यू डॉक्टर्स हैं जो कैरोप्रैक्टिक डॉक्टर हैं, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो ये आपको आज गाइड करेंगे, आज आपको बताएंगे कि आपको एज ए कैरोप्रैक्टिक अपनी लाइफ में किस तरह से स्टार्ट करना है, हाउ टू बिल्ड योर ब्राइट करियर इन अ कैरोप्रैक्टिक फील्ड। So I would like to invite Dr. Shinde. Thank you. Right. Is this fine? Good evening, everyone. I request to all, please mute yourself. First of all, I request to all, please mute yourself. When you need, then you can speak, okay? Yeah. Good evening, everyone. We are here for chiropractic session with RSM College and Research Center. I hope my voice is not too low. And the purpose of starting this lecture with few points on chiropractic is because I don't want to tell people that chiropractic is about back cracking or making those sounds which you might be witnessing on social media so much. It's much more than that. That's why this sentence, like what's the sentence written is, people don't buy what you do, they buy why you do it. Why जानना बहुत जरूरी है, क्यों कर रहे हो वो काम। सिर्फ आवाजें आती है हड्डियों में से, सिर्फ वो उसके लिए काम करना है, या आपको आप जानकारी रखते हो कि उससे करने से क्या होने वाला है। इसके लिए आज का ये टॉपिक रखा गया है और मैं उस बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगा। लगभग एक से 1.5 घंटे का ये लेक्चर रखा गया है, but I'll try to finish as many points as I can during this talk of mine. Let's take to the second slide, please. So what's the chiropractic in real sense? Is the philosophy, it's combination of philosophy, science and art of things natural. Things natural मतलब जिस पोजीशन में, जिस कंडीशन में ह्यूमन बॉडी का जन्म होता है, वो नेचुरल जब बाहर आती है, तब वो दुनिया में जब आती है, तब इस तीनों का संगम करके जो कायरोप्रैक्टिक के मदद से उस बॉडी को हैंडल किया जाता है, ओके, उसको नेचुरल कहा गया है। सो फिलोसफी, साइंस एंड आर्ट ऑफ थिंग्स नेचुरल, इट इज सिस्टम ऑफ एडजस्टिंग द सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉलम बाय हैंड ओनली फॉर करेक्शन ऑफ द कॉज ऑफ डिसीज। जो कायरोप्रैक्टिक फिलोसफी कहती है कि स्पाइन में गड़बड़ होने के कारण बीमारियां आती है शरीर में, तो एक बार वो उस सेगमेंट्स को हम फिक्स करते हैं तो बीमारी निकल जाती है। लेकिन उसको फिक्स किस तरह से करते हैं, तो हाथों से करते हैं। अभी जिस तरह से 1895 में इसका डॉक्टर डी पार्मर का ध्यान हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, कि उन्होंने एक पेशेंट के ऊपर जिसकी कानों से जिसको आवाज सुनाई नहीं दिया था, ये वाज अ डेफ पेशेंट, और उसके ऊपर जो अपर सर्विकल कॉम्प्लेक्स पे जब उन्होंने ट्रीटमेंट की, तब उसकी आवाज उसको सुनाई देने पड़ी, सुनाई आने लगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनका जो सोचने का तरीका था, वो उन्होंने 1905 में इसका फिर इसका इन्वेंशन लगाया, इस थ्योरी को और डेवलप किया कि किस वजह से उसकी जो आवाज है उसको सुनाई वापस, जो हियरिंग एबिलिटी उसकी वापस आ गई। तो ही मेड दिस स्टेटमेंट दैट प्रॉब्लम इन द सेगमेंट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लीड टू डिसीज, और वो डिसीज के बीच में भी एक डैश दिया गया है,
जब एक बेबी का जन्म होता है तब वो ईज में रहता है क्योंकि उसको माँ का सहारा मिलता है। आई नो सभी बच्चों को माँ का सहारा नहीं मिलता, कुछ खुश नसीब होते हैं जिनको माँ का सहारा मिलता है तो वो ईज में रहते हैं। और जैसे वो उनकी परवरिश होती है आगे तो दे आर एट ईज। फिर बाकी के जो टॉक्सिन्स आते हैं, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, ट्रॉमास होते हैं, उसके कारण स्पाइन में गड़बड़ी होनी स्टार्ट होती है तो बाकी के डिसीजेस आना स्टार्ट होते हैं। इसके लिए उस डिसीज का प्रयोग इस तरह से किया है। और उसमें 33 प्रिंसिपल्स है कायरोप्रैक्टिक में। So these are the governing laws of chiropractic based on fundamental truth for its conduct of operation. उसमें से सबसे पसंदीदा मेरा प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट्स सिक्स, दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ टाइम। द प्रिंसिपल ऑफ टाइम सेज दैट देयर इज नो प्रोसेस दैट डज नॉट रिक्वायर टाइम, एवरी प्रोसेस रिक्वायर्स टाइम। ये मुझे क्यों पसंद है इस ये प्रिंसिपल, इट्स बिकॉज अगर आप किसी प्रॉब्लम में भी हो ना और आप वक्त पे छोड़ देते हो तो प्रॉब्लम भी फिर धीरे धीरे ना छोटी वो दिखने लगती है क्योंकि हम आगे बढ़ते रहते हैं उसको। हाँ, जो लोग पकड़ के रखते हैं तो फिर वो वही के वही रहते हैं। हमारी बॉडी भी उसी तरह से फंक्शन करती है कि ठीक है, कमर दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, चलो निकलने दो, क्या लेनी है, दवाई लेनी है, पैरासिटामोल लेनी है, उसको ले लो। थोड़ा सा सरफेस के ऊपर से थोड़ा सा पेन कम हो जाएगा, दूसरे दिन वापस से दर्द हो रहा है, ठीक है आधी दवाई ले लो। ये जो छोड़ने की चीज है ना, ये टाइम भी सही करता है लेकिन सेगमेंट्स में अपने रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है उसको तो निकालना पड़ेगा, तब जाके वो जो प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी भी आती है ना उसको निकाल सकते हैं तो आगे जाके कुछ बड़ा ना हो। So this is all part of, it's going to require time, it's going to require commitment from the patient as well as the doctor how to take care of themselves. हाँ जी, यस। ये नेक्स्ट स्लाइड में इधर नहीं हो? नहीं, नेक्स्ट करना है तो यहाँ, ओके गुड। ये वाइटलिटी, वाइटलिज्म का एक, Check. Choose the pen. ओके फाइन। Pen. सो वाइटलिटी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वाइटलिज्म। वाइटलिज्म का मतलब है कि वाइटलिस्टिक एनर्जी फोर्स विच इज कंटिन्यूसली वर्किंग ओवर द नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी। नर्वस सिस्टम दो तरह के, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसकी स्लाइड आगे है। तो वो बताते हैं कि वाइटलिज्म सही मायने में ये जो जो ताकत है, जो ये हम जिसे कुछ भी ओमनी प्रेजेंट एनर्जी भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे भगवान कहेंगे, कुछ लोग इसे एक नेचर की एनर्जी कहेंगे, कुछ लोग इसे ची कहेंगे चाइनीज लैंग्वेज में। तो दैट इज वाइटलिटी बेसिकली, एंड वो वाइटलिटी को महत्व दिया गया है कायरोप्रैक्टिक में। डॉक्टर डीडी पार्मर जो फाउंडर होके गए, उन्होंने इस कॉइन का इस टर्म को कॉइन किया था। एंड देन देयर इज मेजर प्रेमाइस, okay, the major premise says that there is this universal intelligence in all matter, continuously giving it to all its properties and actions, thus maintaining it in existence. तो वही जिस रूह की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फोर्स, जिस नेचर की एनर्जी में बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर उसका ध्यान है। और एक होता है इनेट इंटेलिजेंस। इनेट इंटेलिजेंस मतलब अ लिविंग थिंग has an inborn intelligence within its body. It's called innate intelligence. हर कोई प्राणी इस धरती पे जो जन्म लेता है, चाहे वो कोई भी, वो मनुष्य क्यों ना हो, वो पेड़ पौधा ही हो, उसमें भी वो इनेट इंटेलिजेंस है जो वो दूसरों को दे रहा है। वो हमारी रूह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो उसका वो इनेट इंटेलिजेंस का यहाँ पे संबंध दिया है उन्होंने। एंड देन द कंडक्टर ऑफ इनेट फोर्सेस, the forces of innate intelligence operate through the nervous system in animal bodies. तो वही ये innate intelligence का the forces, okay, they operate through the nervous system in the animal bodies. हाँ, कह सकते हैं कि अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रल कॉलम ही नहीं है, जैसे स्क्विड होता है,
या फिर कोई क्रुस्टेशियंस है जिनमें स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है, ऑक्टोपस भी नहीं है ऑक्टोपस के पास, फिर भी वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट एनिमल कहा जाता है उसको। तो वो कैसे काम करते होंगे? तो वही बात है कि इस इनेट इंटेलिजेंस के मदद से दे नो हाउ टू फंक्शन देमसेल्व्स प्रॉपरली। तो उसी इनेट इंटेलिजेंस को समझ के आगे लेके जाके नर्वस सिस्टम को एडजस्ट करना और फिर उसकी ट्रीटमेंट करना, ये इंपॉर्टेंट है chiropractic. So this was the slide on vitalism. It's a important slide. And then there's something known as tone. Okay, the fundamental principle of chiropractic is based upon normal physiological tone. टोन का मतलब, हम बोलते हैं ना यार उसका बात करने का टोन ही कुछ बेकार है, या बात करने का टोन बहुत अच्छा है, मुझे ना बहुत पसंद आ गया वो आदमी, तो टोन बहुत अच्छे से वो बात करता है, टोन मुझे अच्छा लगा। तो इस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टोन, इसे कहा गया है जब हम हाथ लगाते हैं ना किसी बैक को, किसी के जॉइंट्स को हम फील करते हैं, तब उस स्किन का भी एक टोन होता है। तो उस टोन को समझने में कई साल चले जाते हैं, एंड दैट्स एन आर्ट ऑफ chiropractic, टू अंडरस्टैंड व्हेन टू एडजस्ट एंड व्हेन नॉट टू एडजस्ट। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो यहाँ पे? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द एंड, राइट? या तो उस टोन की बात की जा रही है यहाँ पे कि when you feel the spine and you feel for those vertebral bodies if they are moving properly or not, और मूव भी हो रहे हैं फिर भी जाके उसको प्रेस करके आवाज ही निकालना है यार, उसको हिलाना ही है, तो कुछ मतलब नहीं बनता। क्योंकि हमारी बॉडीज उस डॉक्टर से ज्यादा स्मार्ट है, उसको पता है बॉडी को कि कितना फोर्स अंदर लेना है और कितना छोड़ना है। तो खामखा जाके वहां पे ट्रीटमेंट नहीं करनी है आपको। तो ये डॉक्टर के, ये कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर के प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कब एडजस्ट करना है और कब नहीं करना। तो ये टोन के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया था मेरे कॉलेज में, हमारे हमें पढ़ाते वक्त। इस स्टेट ऑफ हेल्दी टेंशन, state of healthy tension or normal contraction of nerve and muscle fibers. And what is pathological tone? Is it too much or not enough tension? So यही समझने में काफी प्रैक्टिस लगती है कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। एक बच्चे के ऊपर क्या नॉर्मल होता है, जब एक 30 डे ओल्ड बेबी भी आता है आपके पास तो उसका किस तरह से पाल्पेशन करना होता है। जब एक 90 साल का आदमी आता है, कोई औरत आती है, तो उसके ऊपर पाल्पेट करने से क्या लगता है नॉर्मल। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड पार्ट ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे उसी जो वाइटलिज्म का प्रिंसिपल याद रख के, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को याद रख के हमें ट्रीटमेंट करेंगे तो समझेगा कि क्यों इसकी ट्रीटमेंट करनी है। इसके लिए वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कायरोप्रैक्टिक में। ओके, लेट्स गो अहेड। This is the nervous system classification. Okay, there's CNS, that's central, and then there's PNS. CNS में क्या आता है? ब्रेन आता है, which receives processes the sensory information, और फिर स्पाइनल कॉर्ड आता है, which conducts signals to and from the brain, which controls the reflex activities. रिफ्लेक्स जो आते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से आते हैं। And then there is peripheral nervous system, which includes the motor neurons, and then there is somatic nervous system and autonomic nervous system. सेंसरी न्यूरॉन्स ठीक है, वो तो सेंस करते हैं, जैसे हमारी आंखें है, हमारे टेस्ट है, हमारे कान है, वो सब सेंसरी ऑर्गन्स वहां पे सेंसरी न्यूरॉन्स में। ये मोटर न्यूरॉन्स मतलब एक पाथवे भी जाता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, इज आल्सो कॉल्ड मोटर पाथवे, तो उससे रिलेटेड ये मोटर न्यूरॉन्स है। इसके दो क्लासिफिकेशन हुए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक सोमैटिक बॉडीज के ऊपर और एक ऑटोनॉमिक बॉडीज के ऊपर। तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो है ना, ये आपके हाथ पैर, आपकी गर्दन, आपके फिंगर्स, आपकी टंग, जो भी ये वॉलेंट्री मसल्स जिसमें, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। एंड ऑटोनॉमिक इज रिलेटेड टू योर हार्ट रेट, योर स्लीप, योर डाइजेशन। सो सिंपैथेटिक रिवीजन है यहाँ, फाइट फ्लाइट फ्राइट, ये भी एक शब्द आता है इसमें। पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट और डाइजेस्ट।
अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में, एटलीस्ट मुझे तो मेरे अपने प्रैक्टिस में मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ कि पेशेंट किस स्थिति में आ रहा है मेरे क्लिनिक में। ओके, क्या वो फाइट और फ्लाइट में है? ऑफ कोर्स बहुत जल्दी दौड़ दौड़ के आ रहा है तो फाइट और फ्लाइट में ही रहेगा, उसका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, उसका पल्स बढ़ा हुआ रहेगा। तो मुझे क्या करना है उस स्टेट में? उसको रिलैक्स करना है कि भाई जरा शांत हो, थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा बैठ जा। शायद वो करने से 50% उसका प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाए। lot of patients who come to chiropractic clinic, it would be for slip disc, would be for spondylitis की गर्दन ही अकड़ी हुई है, मेरे को मूवी नहीं मैं कर पा रहा हूँ नेक को। So that is something in flight or fright stress state of body. तो उस sympathetic system को किस तरह से शट डाउन करके उसको parasympathetic system की तरफ लेके जाना है, ये देखना बहुत जरूरी है। So most of time you get patients or with this kind of activities। और पैरासिम्पैथेटिक में फिर जब वो जाता है पेशेंट, तब वो कितने समय तक रहता है? जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है तो उसको नींद आने लगती है, तब उसको वो प्यास जो उसको लग रही है, उसका मुंह फिर उतना ड्राई नहीं होता, फिर जो वो खा रहा है उसको डाइजेस्ट भी कर रहा है, तो उसको टॉयलेट में लग रहा है, और फिर उसको पेट में गड़बड़ नहीं लग रही है, यू नो। लेकिन हमेशा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट नहीं रख सकते, नहीं तो बीपी बहुत लो हो जाएगा। एक बार बीपी लो हो गया तो अब तो जानते हो, फिर नारियल ये देते, नारियल पानी देते, फिर शक्कर का पानी देता है, क्योंकि उसको चक्कर आने लगती है। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। So whatever this chiropractic is to be done, it's about balance. It says the person doesn't know Hindi. What should be done? They know English. Should I explain English? It's about balance. Yeah. Yeah. आर यू गेटिंग? आप लोगों को ये समझ में आ रहा है सर जो बोल रहे हैं? हाँ या नहीं? Yes, sir. Both Yes, language sir. is better, sir. जी, Both language is better. ओके ओके ओके। देखिए अभी ये आपका वेबिनार है, अभी जब क्लास स्टार्ट होगी मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता दें कि आपने जो भी अभी कोर्स या क्लासेस ज्वाइन किया है, जो भी आपने देखा उसके अंदर आपने देखा कि ट्रैकिंग करते हैं, पॉपिंग, ये साउंड, ये क्या है। इसके पहले आपको क्या चीज जानना बहुत जरूरी, डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट के पहले पेशेंट को डायग्नोसिस, तो यो जो बता रहे हैं कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे, राइट? Yes. दिस Yes. इज डायग्नोसिस, Diagnose. दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कि आपके पास पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल अभी बोलता है कि उसको सर्वाइकल में पेन है, राइट? अब उसको सर्वाइकल में अगर पेन है तो आप कैसे डायग्नोस करेंगे, उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये चीज सर आपको समझा रहे हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू। Okay. Fine. We'll go to the next slide. ये स्पाइन का एक स्लाइड यहाँ पे दिया गया है, और द पार्ट्स ऑफ द स्पाइन, 4 parts ऑफ स्पाइन है: सर्विकल, थोरैसिक, लंबार, एंड देन सेक्रम। और कॉक्सिक्स एक छोटा सा उसका और एक पोर्शन होता है यहाँ पे, which doesn't send down any nerves or so, but it has got muscular attachments. That's why coccyx as well. तो उस सभी पार्ट्स ऑफ स्पाइन में एक कर्वेचर दिया गया है, यहाँ पे ये ऐसे कर्व है, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर वापस से ऐसे। तो इस कर्वेचर्स, दिस कर्वेचर also for a specific reason in our body. Okay, when we are born with these curvatures, so that whatever forces are coming when we walk on the road, or when we are sleeping, or when we are sitting up from a sleeping position, when we are running on the road, to counter those forces, this spine, these curvatures, they act like shock absorbers. In the end, you want your brain to function to its utmost potential. So that's why body has got the curve, so that
the skull is itself measuring around 9 kgs of weight. Okay. And when this 9 kg of weight is being is growing as the age is advancing, right? Then there are these intervertebral discs in between the bones which are trying to support that head. And then this act like shock absorbers. So basically, even if you take a 9 kilo of a dumbbell, 9 kilos of a dumbbell in your hand, and then you're walking around on a street, how much would your hand would pain because you're carrying so much of weight? Now consider your skull, which is measuring about 9 kgs of weight, and then it's being supported on your shoulders. That's one of the reasons people who look at their phone all the time or working on computers, that's the reason that they get this pain in their shoulders often, because they've got a problem in their posture. So keeping a viable posture means that having this proper curvature in the spine, that's it. But it doesn't happen over time. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, this is principle of time. Every bad thing requires time, and every good thing also requires time. So it's better to take care of it as soon as possible, and then trying to correct those postures. Okay. So it has also to do with the movement of the vertebral column. The thoracic segments, they move into rotational direction a lot. The cervical, they move into lateral flexion a lot, and then the lumbar spine is for the flexion and extension. That's why this curvature is also useful. So you always have to palpate the spine and then check for this motion. Then are those motions happening, excuse me, in those specific regions? If not, then there's a problem, or there is a fixation in the spine somewhere, right? ये यहाँ पे ये वर्टिब्रा का साइड व्यू दिया गया है, ये facet joints है, and then there are these nerves which come out through the facet joints and then supplying to each and every cell of the body. Ligaments है, spinal nerve है, और ये वर्टिब्रा का top view है यहाँ पे. Let's go to the other slide. This is subluxation. There's something known as subluxation. Subluxation क्या होता है? देख, सब और लक्सेशन ऐसे ये दो शब्दों का इसका कॉम्बिनेशन है. ओके. द कंडीशन ऑफ अ वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा अपने प्रॉपर पोजीशन से लॉस हो चुका है, एक तो उसके पहले वाले, उसके आगे वाले वर्टिब्रे से लॉस हो चुका है, या फिर निचले वाले वर्टिब्रे से वो आगे या पीछे खिसका हुआ है, which occludes an opening or impinges a nerve and interferes with the transmission of mental impulses. ठीक है, उसको सबलक्सेशन कहा गया है. बहुत से लोगों को ये मान्यता रही है इस दुनिया में कि सबलक्सेशन नाम की कोई चीज नहीं रहती. सबलक्सेशन से सिर्फ नसें ही ऑक्लूड नहीं की जाती, तो ब्लड वेसल्स भी अकडती है. मराठीमध्ये रक्तवाहिन्या म्हणतो आम्ही. तो खून की जो नसें होती है वो भी अकड़ती है, तो सिर्फ नर्व के ऊपर प्रेशर ना आके हुए वो खून के ऊपर भी प्रेशर आता है. तो सबलक्सेशन वो सभी उन चीजों के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेसिकली. तो वो सबलक्सेशन कहाँ पे हो रहा है, ये आपको मोशन पाल्पेशन से पहले तो आपको वो टोन से पता चलना चाहिए कि किस टोन पे मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है, यहाँ पे स्किन पे प्रॉब्लम लग रहा है. उसके बाद क्या वो वर्टिब्रे प्रॉपरली हिल रहा है क्या? अगर नहीं हिल रहा है तो वहां पे जरूर कुछ फिक्सेशन है, और वो फिक्सेशन होने के कारण फिर वहां पे सबलक्सेशन होने की संभावना है. तो इसको कंफर्म कैसे करते हैं? डेफिनेटली इसको एक्सरे लेके कंफर्म करते हैं कि एक्सरे पे पता करना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या डिजेनरेशन हो रहा है. तो ये सभी ये सीखने की चीजें है, ये ऐसे 2-3 दिन की बात नहीं है. तो इट्स प्रॉपर कोर्स विच यू हैव टू टेक, राइट. एंड देन देयर आर 4 मॉडल्स ऑफ सबलक्सेशन हियर. ओके, जो मेरी बुक है द chiropractic principles, they have mentioned about 4 models of subluxation. जो पहला मॉडल है वो बायोमैकेनिकल मॉडल है. This vertebral malposition, it is caused due to trauma, disc degeneration, erosive arthritis or congenital factors. देखो यहाँ पे ना ये एक डायग्राम दिया गया है, बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसके लिए मैंने यहाँ मेंशन किया है इसको. जिसके ऊपर मोटापा है ना, जो भी पेशेंट के they are suffering from obesity,
obesity. Okay. Obese patients पे obese because of fat. So क्या हो रहा है कि ये लंबार स्पाइन है आपका, ये ऐसे यहाँ पे ये स्पाइन आ रहा है, राइट? तो ये लंबार स्पाइन, जितना आपका ये वजन बढ़ रहा है उतना ही यहाँ से डिस्टेंस कम हो रहा है। तो इस प्रेशर जहाँ पे ये नसें बाहर आती है वहां पे ज्यादा प्रेशर चल रहा है उस फैसेट जॉइंट्स के ऊपर कहना चाहे तो इसके लिए मोटापा से मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस फोटो में। ओके, इस पोर्शंस की बात कर रहा हूँ। तो इस फोटो में यही बताया गया है कि जितना आप वजन को कम करोगे उतना बैक पेन होने के चांसेस भी कम होते हैं, बिकॉज यू आर स्ट्रेंथनिंग योर बैक मसल्स बेसिकली। तो इसके लिए इस स्लाइड को मैंने डाला है। इंक्रीज एब्डोमिनल फैट increases the liver and arm, and therefore the weight placed on the discs is also increased. तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क के ऊपर ज्यादा वजन पड़ता है तो स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ते हैं। इट ऑल कम्स अंडर बायोमैकेनिकल मॉडल। ओके, there's fixation due to adhesions as well. Adhesions मतलब डिहाइड्रेशन होता है साइनोवियल फ्लूइड में। व्हाट इज साइनोवियल फ्लूइड? साइनोवियल फ्लूइड मतलब एक लुब्रिकेशन का फ्लूइड होता है, पानी से ही निर्माण होता है बेसिकली। तो साइनोवियल फ्लूइड इज इन योर जॉइंट्स फॉर द प्रॉपर मूवमेंट एंड ऑल। अगर पानी नहीं पियेंगे तो वो फ्लूइड भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, उसके वजह से इमोबिलाइजेशन आती है। इमोबिलाइजेशन मतलब हिलती नहीं है वो स्पाइन की सेगमेंट, तो फिर उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस और बढ़ता है शरीर में। और चाहे आप आर्थराइटिस ही कह लो, तो जो डॉक्टर लोग साहब लिख के देते हैं ना आर्थराइटिस, द मेजोरिटी ऑफ कॉज ऑफ आर्थराइटिस इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। दैट्स बिकॉज ऑफ द बायोमैकेनिकल मॉडल हियर। ठीक है, फिक्सेशन ड्यू टू न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स ये भी है, और फिर हाइपर मोबिलिटी भी है। हाइपर मोबिलिटी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द सराउंडिंग मसल्स। ये न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स मैंने पहले ही बताया, डिस्क न्यूक्लियस पल्पोसस इज पुश्ड थ्रू आउट। ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क है। ओके, यहाँ पे ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस है उसकी। ओके, यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो ये डिस्क है, इसके बाजू में यहाँ पे ये फ्लूइड है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसस। और ये डिस्क की ये एनुलस फाइब्रोसिस है। तो ये जो फाइबर अगर कमजोर हो जाए तो फिर उससे ये डिस्क बाहर आने लगती है, यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी। तो इस कॉर्नर से जो नसें बाहर आती है ना, उनके ऊपर प्रेशर डालने पड़ता है ज्यादा। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही वो नस अकड़ेगी। एक बार नस अकड़ गई तो उस साइड का पोर्शन भी स्ट्रिप होने लगता है। So it's because of that. Okay, next slide. तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम रखी थी। यहाँ पे ये वर्टिब्रा आगे खिसका हुआ है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। ओके, दिस इज कॉल्ड सेक्रम। और ये फिफ्थ वर्टिब्रा है, L5 है। जो सबसे लास्ट वर्टिब्रा रहता है वो खिसका हुआ है, फॉरवर्ड स्लिपेज हुआ है, तो उसको स्लिप डिस्क बेसिकली हुआ है पेशेंट को। तो यहाँ पे ये एक्सरे में शायद आपको दिखता होगा कि ये वो पांचवा हिस्सा है, और फिर ये हम्म अब यहाँ पे वाइस का बता सकते जी, ये वो रीढ़ की हड्डी है। तो ये एक्सरे पे, दिस इज एन एक्सरे। ओके, ये एक्सरे पे ये फॉरवर्ड स्लिपेज दिख रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट किस हालत में आ रहा है, और पेशेंट ने जब एक्सरे निकाला है तो किस तरफ क्या देखना चाहिए ताकि उसको वो प्रॉब्लम हो रही है। और फिर कुछ चीजें कायरोप्रैक्टिक से भी बाहर की है। आप सभी के ऊपर कायरोप्रैक्टिक नहीं कर सकते हो। जिसके ऊपर फ्रैक्चर चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारा उसको बोन का कंडीशन बहुत वीक है, उसके ऊपर कायरोप्रैक्टिक नहीं कर सकते।
यू हैव टू एटलीस्ट रेफर दैट पेशेंट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास उससे रेफरेंस लेना पड़ता है. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. देन देयर इज न्यूरोजेनिक मॉडल, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया. ये डोर्सल रूट गैंग्लियन का इसमें मसला होता है. ओके, DRG, and the DRG lies in the intervertebral foramen. Okay, DRG क्या होता है कि it is very sensitive to small amounts of pressure and tension. अगर आप थोड़ा सा भी टेढ़ा बैठे ना, अब मैं अपनी रीढ़ की हड्डी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी टेढ़ा बैठते हो तो थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट होता है 15-20 मिनट्स के बाद. दैट इज वेरी सेंसिटिव टू योर एबनॉर्मल प्रेशर एंड टेंशन ऑन द वर्टिब्रल स्पाइन. ठीक है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम वैसे ही सो जाते हैं तो और दिक्कतें बढ़ती है. तब जाके फिर बैक कहाँ पे कैच आने लगता है और फिर बैक पकड़ती है. सो इट्स ऑल अबाउट दैट ड्यू टू इम्प्रॉपर पोस्चर, नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट पेन. एंड देन इट ऑल्सो कॉजेस स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन. यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड का कॉम्प्रेशन दिख रहा है. ओके, दिस इज एन MRI. अभी MRI में दिस इज ऑल्सो अ T2 वेटेड इमेज. T1 भी होता है और फिर T2 भी होता है. T2 में डिस्क बहुत अच्छी तरह से, ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत अच्छी तरह से दिखता है बिकॉज इट्स फ्लूइड इमर्ज टेक्निक. तो MRI में क्या देखना चाहिए ये आप ध्यान में रखिए. एंड देन देयर इज हर्निएटेड डिस्क हियर. जो डिस्क बाहर आती है, ये देखो यहाँ से, और यहाँ पे ये नस जा रही है तो उसके ऊपर ये प्रेशर कर रहा है. इट्स दैट न्यूरोजेनिक मॉडल ऑफ सबलक्सेशन. What is DRG? DRG small bundle of nerves है, is involved with sending pain messages to your brain. It acts like a traffic signal, controlling when sensations can enter your spinal cord and when it cannot enter. अगर आप सो रहे हो तो आपका ब्रेन वैसे भी एक सबकॉन्शियस स्टेट में चला गया है, तो उस समय वो सिग्नल सेंड नहीं करेगा. अगर बहुत ही ज्यादा एक सीरियस केस है तो आपको वैसे भी नींद नहीं आने वाली है, तो आप कुछ ना कुछ दवाई लोगे ही और फिर सो जाओगे. लेकिन वो DRG तो अपना काम कर ही रहा है. या हर एक स्पाइनल कॉर्ड में, ये स्पाइनल कॉर्ड का वो कट सेक्शन है बेसिकली. ओके, जो यहाँ बीच में से जा रहा है, यहाँ बीच में से जो जा रहा है स्पाइन के, दैट कट सेक्शन. एंड देन वहां से पैदा होके ये यहाँ पे जो फ्यूजिफॉर्म बॉडीज है, that is the dorsal root ganglion. So there are two of them. There's dorsal and then there's ventral, but dorsal deals with sensory system of the body. तो वो pressure के लिए बहुत sensitive रहता है. So that's what it is. Next slide. The third one is a trophic model. It alters cerebrospinal fluid. जैसे हमारे शरीर में ब्लड होता है ना, वैसे ब्रेन में ब्लड भी होता है साथ में, और एक सब्सटेंस रहता है, उसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने में बहुत मदद करता है. और वो अगर आप सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हो इतने दिन भर में, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उस प्रेशर, जो भी ज्यादा प्रेशर होता है, तो उसको कम करने में बहुत मदद करता है. तो ब्रेन का फंक्शनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंटली रिलेटेड टू CSF फ्लो. अगर CSF अगर आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो वो भी किसी ट्रॉमा के वजह से हो या फिर किसी फ्रैक्चर के वजह से हो, तो वो तो आपको स्पाइन में नहीं दिखेगा, वो तो उसको आपको MRI करना पड़ेगा. लेकिन MRI करके भी कुछ पेशेंट्स फिर बोलते हैं कि मुझे चक्कर आती है. क्या चक्कर के ऊपर कायरोप्रैक्टिक कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं. लेकिन अगर उस पेशेंट में फ्रैक्चर मौजूद है तो आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो दिक्कतें और बढ़ाएगी उसको, क्योंकि CSF वैसे भी ब्लॉक्ड है. इट विल रिक्वायर मोर ऑफ इन्वेजिव टेक्निक. आई थिंक एक्यूपंक्चर के सिस्टम में उस पर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट बताया गया है. सो दूसरे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, आई बिलीव सो. बट कायरोप्रैक्टिक में अगर आपके हड्डियां बहुत कमजोर है, जैसे मैंने कहा, या फिर उसको ब्रेक गया है, तो कायरोप्रैक्टिक अवॉइड करना ज्यादा बेहतर रहेगा इस केसेस में. यस, यस. या
is the same thing, osteoporosis. Yeah. But about the fracture, you can't adjust in fractures. Okay. यहाँ पे ये blood flow के बारे में, if there is problem in blood flow, like mechanical stresses like trauma impact the cerebral blood flow. Okay. Which leads to atrophy of the spinal cord. Atrophy मतलब छोटा हो जाता है, becomes thin. Sorry. Becomes thin. जितनी स्पाइनल कॉर्ड की विड्थ होती है, जितनी उसकी थिकनेस होती है, वो थिन हो जाती है, क्योंकि उसको ब्लड वैसे भी कम मिल रहा है। अगर वो थिन हो गई, वैसे भी पेशेंट को बाद में पैरालिसिस की दिक्कत आती है, फिर बाद में उसको वीकनेस की दिक्कत आती है, ऐसे ही पैर पैर हाथ पैर ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं, या फिर मूंगी आना स्टार्ट होता है उसमें। ये सब उसी के कारण होता है, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द ब्लड फ्लो। इसके लिए पेशेंट को ब्लड टेस्ट लिख के देना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि आपके कैल्शियम लेवल्स कितने हैं, आपके हीमोग्लोबिन कितना है, आपका विटामिन D3 लेवल्स कितने हैं। ये सब देख के अगर प्रॉब्लम रहे तो सप्लीमेंट्स दे के फिर ट्रीटमेंट को आगे लेके जाना जरूरी पड़ता है यहाँ। ओके। तो मैं यहाँ पे आगे की स्लाइड में वर्टेब्रल बेसिलर आर्टरी के बारे में बताना चाहूंगा आपको। व्हाट इज वर्टेब्रल आर्टरी? तो दिस इज द वर्टेब्रल आर्टरी विच कम्स फ्रॉम सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे कॉलर बोन है, बस उसी के ऊपर सबक्लेवियन आर्टरीज रहती है। सबक्लेवियन आर्टरी से ऊपर वर्टेब्रल आर्टरी निकलती है, उसके फिर 3 पार्ट बनते हैं। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बात यह है कि अगर यहाँ पे कई लोग माहिर होते हैं इस बात में, मैं गर्दन आपकी ट्विस्ट कर देता हूँ और फिर ना अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत से बाल काटने वाले भी, बार्बर्स भी, दे डू दिस थिंग्स, मसाज करते वक्त ऐसे ही मुंडी घुमा देते हैं। और फिर एक केस हुआ था 1981 में यूनाइटेड स्टेट्स में, जब डॉक्टर को पता ही नहीं था, एक बोन मैनिपुलेटर था, और उसने उसकी गर्दन, पेशेंट की गर्दन जो काफी कमजोर थे हालत में, और बोन्स का कमजोर होने के कारण ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के कारण डायरेक्टली इस सेकंड पार्ट ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी में ब्रेक हो गया था। तो वो पेशेंट, ये देखिए इस डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, उसका ब्रेक हुआ था यहाँ पे C4 C5 के बीच। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। C5 C6 से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है नेक में, और यहाँ पे वो प्रॉब्लम होके पूरा का पूरा ब्लड फ्लो उसका स्टॉप हो गया था। इट वॉज ऑल स्टॉप्ड इन हियर। तो उसको आगे एक झटके में द पेशेंट वेंट इनटू कोमा, एंड देन डॉक्टर स्टार्टेड टू ब्लेम कि कायरोप्रैक्टिक बहुत बुरी बात है। दे ब्लेम कायरोप्रैक्टिक फॉर दिस, कि वो कहते हैं कि कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर कुछ पढ़े लिखे नहीं होते और वो और दिक्कतें बढ़ाते हैं। बात ऐसी नहीं है, बस एक बार ही वो केस हुआ था, क्योंकि उनके पास एक्सरेज नहीं थे। उसके बाद फिर एक्सरेज को कंपलसरी किया गया। they have compulsory made they're compulsory telling people to take x-rays before your chiropractic treatment, to know if the bone health is really good or not. If not, then you should at least do something which is a lighter kind of technique instead of using your hands. ठीक है, so I thought कि ये एक बहुत important slide है, ये जानने के लिए कि किस तरह से उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है गर्दन को मोड़ने के कारण। सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन दैट इन रियल वे। एंड देन देयर इज साइकोसोशल मॉडल। ये तो आप जानते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर नहीं किए, इनएडिक्वेट एक्सरसाइज, टॉक्सिन एक्सपोजर, जैसे स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स लेते भी है, वो मेडिसिन खाते हैं फॉर नो रीजन, दैट आल्सो इज अ साइकोसोशल मॉडल व्हिच क्रिएट्स सबलक्सेशन। या एंड देन देयर इज प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो इफेक्ट इज डॉक्टर के हाथ लगाने के कारण ही पेशेंट ठीक हो जाता है, उसको प्लासिबो कहते हैं। बहुत से लोग आते हैं कि मुझे गर्दन दर्द हो रही है, मेरे कमर में दर्द होता है, तो डॉक्टर ने सिर्फ उसको पालपेट भी किया तो भी पेशेंट को 50-60% आराम मिलने लगता है। सो इट्स ऑल दैट प्लासिबो इफेक्ट। तो ऐसा भी माना गया है कि कुछ पेशेंट सिर्फ आपसे
एक डॉक्टर अच्छा होने के कारण आपसे बात करना चाहते हैं और फिर इसके लिए ही वो आते हैं क्लिनिक में। और ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। बट आफ्टर ऑल उनमें सच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करना है कि उसको, दैट्स द मेन क्वेश्चन। आपको समझ में आना चाहिए कि पेशेंट को अगर तकलीफ नहीं है तो मैं उसको एडजस्ट क्यों करूं, तो उसका काउंसलिंग किस तरह से करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। So what is a chiropractic subluxation? This is done is a change in spinal segment movement pattern. The changes communication, okay, from deep paraspinal muscles to the brain. अब ये डीप पैरास्पाइनल मसल्स जो है, पैरास्पाइनल का मतलब क्या है? पैरा स्पाइनल, स्पाइनल मतलब स्पाइन, ठीक है। पैरा मतलब उसके सराउंडिंग, उसके आजू बाजू के जो मसल्स होते हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं स्पाइन को, वो भी ब्रेन को सिग्नल्स भेज रहे हैं एक तरह से कि आपका पोस्चर ठीक नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है। तो उसका कम्युनिकेशन जब चला जाता है तो सही मायने में उसको एक सबलक्सेशन कहते हैं। तो जिसको मैंने टोन के बारे में भी जिक्र किया, तो टोन पे वो पता चलता है कि वो मसल कितना थिक हो चुका है और कितना स्ट्रेन हो चुका है। तो उसको वो दबाने के कारण फिर पेशेंट चिल्ला रहा है, राइट। तो उस वो पहले वो जो भरी हुई चीज है, जो स्ट्रेन मसल है, पहले उसको कम करना होगा, तब जाके फिर आप स्पाइन के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हो। ओके। so there is this poor communication between the spinal muscles, these are the muscles, okay, and then the brain. So there is going maladaptive plastic changes leads to poor body awareness, poor body control, and poor function. So there is maladaptive neural plastic changes as well. Okay, neural plastic changes. न्यूरल प्लास्टिक चेंजेस का मतलब होता है, न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम, प्लास्टिक मतलब एक इलास्टिसिटी रहता है, एक प्लास्टिसिटी रहता है। तो प्लास्टिक तो इलास्टिक नहीं रहता, एक बार उसमें खड्डा गिर गया तो गिर गया, तो उसको आपको चेंज करना है। तो ब्रेन भी आपका एक तरह से उसका गुलाम बन जाता है कि आपको प्रॉब्लम दिख भी रहा है तो भी ब्रेन भी अवॉइड करता है कि इसको कुछ पड़ी नहीं है। इसके वजह से भी बहुत से प्रॉब्लम हो रहे हैं। मैं सिर्फ अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड में ही इसका बहुत जिक्र हो रहा है। ओके, बट दे डोंट वांट टू डिस्कस दिस। ओके। स्पाइनल फंक्शन वर्सेस डिसफंक्शन, ये आपका हेल्दी स्पाइन है, healthy spine, and then there is pathology in the spine, bad spine. तो यहाँ पे सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं जब आप यहां से यहां तक जा रहे हो, राइट। बहुत पहले ही आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर वो डीआरजी भी क्यों ना हो, डोर्सल रूट गैंग्लियन, वो भी आपको सिग्नल्स भेज रहा है कि भाई तेरा पोस्चर करेक्ट कर ले, तेरे को इतना में किस तरह से बैठ रहा है वो, उसके में तेरे को सिग्नल्स दे रहा हूँ, लेकिन तू करते ही जा रहा है। तो वो सिम्टम्स यहाँ पे अपेयर होते हैं, फिर हम ध्यान नहीं देते, and then it reaches to a point here where there's enough symptoms to fit the disease category, फिर डिसीज हो जाता है। आपको कुछ डिसीज के नाम में यहाँ पे लिख के देता हूँ, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, देयर इज माइग्रेन, कईयों को तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी प्रॉब्लम होती है। ओके, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल पता है ना, एमसी जिसको कहते हैं, या फिर पाळी बोलतात मराठीमध्ये। ओके, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, अर्थराइटिस, स्प्रेन्स होते हैं, किसी को लिगामेंट की इंजुरी होती है तो स्प्रेन चले जाते हैं, स्प्रेन ऑफ द लिगामेंट्स। सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स दे अपीयर हियर एंड देन देयर इज क्रॉनिक पेन। तो क्रॉनिक पेन में चला जाता है, फिर 3-4 साल से हमको ये दिक्कतें थी, 3-4 साल से चली गई। वीडियो में भी बोलते हैं कि अरे 3-4 साल का दर्द एकदम से खत्म हो गया आपका। तो बात यह है कि पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है डेफिनेटली, लेकिन पेशेंट की भी अपनी एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पॉइंट के बाद वो खुद का ध्यान कैसे रखे, तब जाके कायरोप्रैक्टिक का सही मायने में इस्तेमाल होगा। नहीं तो दे वुडंट नो व्हाट टू डू। घड़ी घड़ी डॉक्टर के पास नहीं आ सकते, घड़ी घड़ी हम लोग उसको अगर एक्सेसिव एडजस्ट करेंगे तो भी दिक्कतें बढ़ती है। तो इसके लिए क्रॉनिक पेन खत्म होने के बाद पेशेंट को सही तरह से काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेचेस क्या करने हैं, एक्सरसाइज क्या करने हैं, राइट। या ये पानी मेरे लिए है। See, chiropractic adjustment improves the spine-brain communication, which improves the brain's ability to know what's going on through your body and the world around you. बहुत से सिंपल से स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये स्पाइन ब्रेन कम्युनिकेशन को अच्छा करने का तरीका है। सो इफेक्ट्स क्या है इसके कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के? ये रिपोर्ट किया गया था ये 2012 में इन यूएसए। 2012, अभी तो 10-12 साल हो गए उस बात को, अभी तो बहुत बढ़ चुका है। उस समय की बात है, 67% लोगों को ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो गया, 40 पेशेंट्स को स्लीप बेटर हो गया, 40 पेशेंट्स का स्ट्रेस रिड्यूस हो गया, हेल्प देम टू रिलैक्स। 39 पेशेंट को हेल्थ प्रॉब्लम से कोप करने में, मतलब उसको फेस करने में इजी होने लगा। तो इतना नेक का पेन नहीं होता है, इतना लंबा स्पाइन का पेन नहीं होता है कि उनको घर पे रहना पड़े, वो कोप अप कर सकते उसको। 33 पेशेंट्स को सेंस था कंट्रोल ऑफ द हेल्थ, उनकी हेल्थ उनके हाथों में ऐसे लगने लगा था। ओके। कुछ लोगों को लगता है कि ये मैं कोई भी दवाई खाऊं मेरा दर्द जा ही नहीं रहा है, देयर इज नो चेंज इन माय पेन इवन आफ्टर टेकिंग सो मेनी मेडिसिन, बिकॉज द हेल्थ इज नॉट इन देयर हैंड्स, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। एटलीस्ट chiropractic कैन टेक यू फ्रॉम दैट लेवल टू दैट पॉइंट वेयर यू फील दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन हेल्थ। 27% फील बेटर इमोशनली, इमोशंस के ऊपर बहुत अच्छे से काम होता है। तो वही ये स्ट्रेस का और इमोशंस का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया है। 13% रिपोर्टेड इम्प्रूव रिलेशनशिप विद अदर्स। तो एक बार स्लीप अच्छी हो गई तो, और फिर भूख लगने लगी तो स्लीप अच्छी हुई, फिर टॉयलेट भी अच्छे से होने लगा, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सिर्फ सोशली भी अच्छे हो जाते हैं पेशेंट्स। ओके, सो दिस इज द actual data done in USA, and it's an important slide. We'll proceed. Front. What happens after an adjustment? The adjustment stretches small muscles closest to the spine and skull. तो ये जो है, मतलब यहाँ पे नेक का एडजस्टमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है उन्होंने। तो ये जो मसल्स है उसको स्ट्रेच करके जब वहां का खिंचाव कम कर देते हैं तब जाके बोन्स अच्छी तरह से फ्री हो जाते हैं। ओके, and then the information is sent to the brain through these muscle spindles, to these muscles with the mechanoreceptor input. Mechanoreceptors क्या है? Mechanical receptors ऐसे भी कह सकते हैं उसको। Mechanoreceptors are which deal with joint position sense, which deal with उसको कह सकते हैं कि कितना प्रेशर लगाने के बाद चेंजेस हो रहे हैं। Those mechanoreceptors are present into your nerve endings. Okay, and they are a lot present in your C1 C2 C1 C2 लेवल पे। C1 मतलब सर्वाइकल स्पाइन का पहला, दैट इज कॉल्ड एटलस, और C2 मतलब एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में सबसे ज्यादा मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए वो अगर एनाटॉमी भी देखा जाए तो एओर्टिक बॉडीज है या फिर आपका वेगस नर्व सेंटर है, वेगल बॉडीज है, ये सभी यहीं पे इसी पॉइंट के ऊपर मौजूद रहता है, C1 C2 एरिया के ऊपर। और इसको फ्यूज बॉक्स भी कहा गया है, इट्स कॉल्ड फ्यूज बॉक्स। फ्यूज का मतलब है एक बार फ्यूज उड़ गया तो बिजली चली जाती है ना। हाँ, तो पिक्चर में भी दिखाते हैं कुछ चाइनीज पिक्चर में कि एक बार यहाँ पे कर दिया तो गेम खत्म, ऐसा है।
So that fuse box is very important in terms of chiropractic adjustments. And that's why this mechanoreceptor input is associated with position of the vertebrae. अगर पोजिशन गड़बड़ हो गया उसका, तो उसका पूरा सेंस भी चला जाता है बॉडी का. Okay. And then the changes in brain, internal representations about what's going on inside and outside of the body. And brain knows more accurately what is going on. And improved body awareness, improved body control, and improved function. ऐसा है. So basically chiropractic adjustments आपके बॉडी को आपके हवाले करना है. That is what the main thing is. मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा पूछता हूं कि आप अगर इतने सालों से आप दर्द में हो तो आप आज क्यों आए हो दिखाने, राइट? तो पेशेंट बोलते कि नहीं, हमने वो वीडियोस देखे, तो वीडियोस हमको अच्छे लगे, और फिर वो वीडियोस देख के हमने सोचा कि हमने कायरोप्रैक्टिक लेना चाहिए. दैट्स फाइन. आपके हिसाब से आप आए हो आज. तो फिर मैं उनको पूछता हूँ आपको ट्रीटमेंट लेके आप क्या करना चाहते हो. वो बोले, वो वाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग के बोलते हैं कि मुझे मैराथन भागना है 3 महीने के बाद. कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे अपने बेटे को उठाना है, मैं उठा नहीं सकता हूँ उसको. कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे टेनिस खेलना है, मुझे स्विमिंग करना है. सो दैट वाई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ट्रीटमेंट. दैट्स हाउ यू स्टार्ट टू काउंसिल योर पेशेंट्स. इसके लिए अगर आप ये भी पूरा स्लाइड उनके सामने भी रख दे तो उनसे कुछ मतलब नहीं है. उनको मतलब उससे है कि ये ट्रीटमेंट से क्या फायदा होने वाला है. सो इट्स अबाउट दैट आर्ट विच यू नीड टू प्रैक्टिस. एंड एडजस्टमेंट डज एवरीथिंग फॉर यू. ये सब ध्यान में रख के, ये आपके प्रिंसिपल्स ध्यान में रखते हुए, जो स्पाइन को इज्जत से ट्रीट कर रहा है, दे विल गेट दोस प्रोफाउंड रिजल्ट्स. और एक एडजस्टमेंट ही काफी होती है वो सालों की प्रॉब्लम को हटाने के लिए. लेकिन वो दिल से करेंगे तो उसमें कुछ मजा है. अगर ऐसे ही करते रहेंगे कि चलो आ रहे हैं उसकी. या what I want to say is this chiropractic, if you do it with your heart, it would have profound results. And if you just want to crack someone's backs, and then if you want to just wait for the results, it won't happen, because you're not asking the right question. Asking the right question is more important for the treatment to take place. So then everything, your x-rays are with you, your MRI scan is with you, your patient is with you, and then you do that, then you make your diagnosis. Once you make your diagnosis, you let them know that this is the time it's going to take, and these are the precautions you need to take at home. And once you take that precautions, you'll be out of pain. And that's the same results which I'm getting in my clinic. And so hereby I'm trying to explain that you can take away years and years of pain just with one adjustment if you take into account how it's to be done in the correct manner. Okay. So that's that. शायद मेरे स्लाइड्स खत्म हुए हैं, राइट? या तो यहाँ पे ये एक मॉडल है. Yes, there's this model of a vertebral column. I'll explain you the parts of the spine here. Okay, this is the body of vertebra. Then this is the facet joint. These are the facet. This is the superior facet, and then the inferior facet. Okay, and then there is the spinous process. The spine is always, the patient is in front of you. You are supposed to feel for their back. So they're feeling if the spine is moving in certain directions or not. Okay. So that's the spinous process. And then this is the facet joint from where the intervertebral foramen is being formed. This is the intervertebral foramen. Intervertebral matlab vertebrae ke beech wala foramen. From there the nerves are exiting. And once these nerves are exiting, it's trying to supply each and every part of that space there, each and every cell present in that on that level. There's this intervertebral disc, which I explained before. It consists of 90% of water.
once you start drinking more water, your discs also become healthy. If your discs are not healthy, they get dehydrated. And so once they get dehydrated, they don't stay flexible as much. So once they lose the flexibility, the spine also degenerates at a faster rate. ठीक है? अभी यहाँ पे ये एक demonstration है. It's demonstrating that if I'm pressing this down on this body, and then this disc is coming out through one of the points. It might be from the right side, it might be from the left side. Okay, it depends. So once it does more, it's trying to input more pressure onto the spinal nerve. So that leads to what? This leads to basically prolapse intervertebral disc. That's the condition. Then the prolapse intervertebral disc impinges on the nerve. It leads to stiffness in the muscle. That's the first cause of PID. And once the stiffness comes in, the patient can't even move properly. So you basically need an MRI to see how much of this disc bulge is present into the body. It's not visible on the X-ray. What's the main cause of this? Is due to prolonged sitting. Because this is a lumbar spine, that's why I'm saying that prolonged sitting is a problem for bodies. You compress your spine as much as you're sitting. If you're standing, that's your decompression of the spine. That's why you need to be as mobile as possible into your day-to-day lives. Okay. Also, obesity plays an important role. If you're obese, you lose your fat and you decrease the pressure going on onto the intervertebral foramen here. So once that's done, the vertebrae become much more flexible. I just wanted to show this one model because this is the most common cases which you get in a chiropractic realm, and for back pain basically. But chiropractic is not just for back pain. You can deal with so many other conditions as well. Yeah. Any questions? Or Dr. Sheikh, you want to explain something apart from this? Question answer. Yeah. We'll do the question answers here. Does anyone have any questions? No questions? Rather than typing, Yes, sir, I have. yeah, go ahead. सर जो रिंग डिंगर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं स्पाइन को टॉवल लगा के, क्या उसमें पैरालिसिस केसेस आए हैं? कितना रिस्की है इसमें? ये चांस कितना रहता है? कोई पैरालिसिस हो जाता है, नहीं हो जाता है, ऐसा कुछ होता है? वेल इट डिपेंड्स, आपका एक्सपीरियंस कितना है उस चीज में. रिंग डिंगर आज तक उसको अमेरिकन कायरोप्रैक्टिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल कायरोप्रैक्टिक एसोसिएशन, जो दोनों एसोसिएशन है, उन्होंने मान्यता नहीं दी है उस एडजस्टमेंट टेक्निक को. तो इसके लिए वो डेंजरस ही माना गया है. कुछ लोगों के ऊपर करने से दिक्कतें और बड़ी है, क्योंकि पूरा उनका नर्व को ट्रैक्शन करते हैं, बेसिकली स्पाइन को ही ट्रैक्शन करते हैं, तो उनकी सांस भी खींच जाती है. सो बहुत से लोग स्पाज्म में चले जाते हैं. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा मुझे लगता है. सो यू ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल. करने वाले तो कर रहे हैं क्योंकि वो हार्ड वैद्यम का सिस्टम में बैठता होगा या फिर वो बोन मैनिपुलेशन में बैठता होगा, बट नॉट इन कायरोप्रैक्टिक. So you don't confuse both these things with each other. So avoid that. The question, Those- can practice done in on the Yes. rheumatic arthritis? Wow, good question. Rheumatic arthritis leads to osteoporosis basically. And rheumatic arthritis also leads to synovitis. So synovial fluid, which is present in the joints, it gets so much inflamed that you can't even move the joint. What you can do in rheumatoid arthritis is assess the patient. You take an activator, which is like a tool, and you start something like this. Okay, and then the activator tool has to be put on one ring, and you can start to manipulate some of these joints. Anyone. So here, if this is the tool, and then the patient is complaining about neck pain or so you're palpating their neck here for any of their complaints basically, or complaining for something for your mid back. So we are just trying to assess that
We are trying to infuse a little pressure there. Yeah. So just little slight pressures wouldn't make any damage to the synovial fluid, but chiropractic is not the ultimate solution for rheumatoid arthritis. Because you try to avoid that. You start the patient on DMARDs as disease modifying agents. You can refer it to an acupuncturist or refer it to Ayurvedic homeopathic doctors who have got some proofs regarding rheumatoid arthritis. But chiropractic, it is little risky to be done. Yeah. You can do it on osteoarthritis, okay, but not on rheumatoid arthritis. सर क्या हम एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में यूज कर सकते हैं? Ankylosing spondylitis के भी 4 स्टेजेस है. You can do it in second stage maximally, क्योंकि ankylosing spondylitis में फ्यूजन हो जाता है जॉइंट्स का. एक बार जॉइंट्स मूव होना बंद हो गए तो पेशेंट वैसे भी बाम्बू स्पाइन में चला जाता है. सो देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन टू इट. थोड़ा सा फ्री हो सकता है बॉडी, बट इट्स डिपेंड्स, क्योंकि एएस में भी इतनी हड्डियां कमजोर हो जाती है कि फ्रैक्चर हो जाते हैं फिर कैरोप्रैक्टिक करने से. क्योंकि कुछ लोगों को उतना प्रैक्टिस ही नहीं है. हम जस्ट लाइक 10 डॉक्टर्स हियर इन इंडिया प्रैक्टिसिंग because of our doctorates from United States. So we are getting such patients, but as me being an MBBS doctor at first, I'm diagnosing the patient, I'm starting them on 1 or 2 of these anti-inflammatory drugs, and then trying to find out results, and then doing few chiropractic techniques on them, which is giving some results. लेकिन सब पेशेंट अलग अलग है. हर एक के ऊपर करने से पहले मैं ये सभी उनका केस स्टडी करके फिर मैं ट्रीटमेंट करना चाहूंगा. सो नॉट एवरी ankylosing पेशेंट इज कैन बी यूजफुल फॉर chiropractic. Yeah. One more question. Hmm. In which disease we can do the chiropractic? सभी लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. एक बात तो याद रखो, डिसीज किस स्टेज पे है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार डिसीज हाथ से बाहर गया है, उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस है, उसको और हड्डियों को शिफ्ट होने का चांसेस है, तो उस पर नहीं करना है. डिसीज जो भी इनिशियल स्टेजेस में, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, स्पोर्ट्स इंजुरीज, आप मान लीजिए कुछ आपको न्यूरोलॉजिकल वीकनेस है, मतलब हाथ पैर में मूंगी वगैरह आती है, या टिंगलिंग नमनेस होता है. उसके बाद कुछ लोगों को फेशियल पाल्सी है, मतलब फेस एक पैरालिसिस हो चुका है. कुछ पैरालिटिक के केसेस है. यू कैन डू इट इन स्प्रेन्स एज वेल, लिगामेंट इंजुरीज. मैं अपने प्रैक्टिस में गट के ऊपर भी काम करता हूँ. देयर आर पेशेंट्स विद इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, एंड IBS, दैट्स इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, हैज शोन पॉजिटिव रिजल्ट्स विद chiropractic. एक मैंने केस स्टडी भी लिखी है इसके ऊपर, जो पब्लिश होने जा रहे हैं इस मंथ. And then there are conditions of वर्टिगो, जिसको चक्कर आता है. तो वर्टिगो का एक बार कॉज निकल गया तो किस वजह से हो रहा है, तो ब्रेन में अगर प्रॉब्लम है तो आप कुछ chiropractic कर सकते हो टू फाइंड फ्यू रिजल्ट्स. बट ये मैंने आपको कुछ मेन कंडीशंस बताया है. या पोस्चरल इंस्टेबिलिटी है, पोस्चर करेक्शन के लिए करते हैं. या Another question, can be done the chronic knee arthritis with the bone deformities or ligaments tear? not on ligament tear. Ligament tear has to be treated with rest and heating. Basically it comes under physiotherapy a lot. Yes, chronic knee pain or chronic knee arthritis, if there is still some space present into the articular cartilage, or what you say, in the cartilage between the spine, between the knee joint, there is chance that chiropractic shows good results in it. Yes. So there is specific technique in extremities which we do for chronic knee arthritis. Also, you have to assess if the patient is undergoing any meniscus tear. So MRI is required. And once you do that, you can't change the shape of knee with this because it's been going on for a long time.
आप उसका शेप चेंज करने जाओगे तो क्रैक भी आ सकता है. सो डोंट डू दैट, बट रादर अगर फ्लेक्सिबिलिटी बना सकते हो, अगर रेंज ऑफ मोशन आप बढ़ा सकते हो नी का, तो यू कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ क्रॉनिक नी आर्थराइटिस. यस. In scoliosis, what is the role of chiropractic in scoliosis? Oh yes, scoliosis. Yes, there is a very important role. जैसे postural correction मैंने कहा, तो scoliosis comes under that only. Up to 10 to 15 degrees of scoliosis can be corrected with chiropractic. Yes, it's going to take time. It takes time like 6 to 8 months for results to be seen. बहुत से scoliosis के patients flat foot की वजह से आते हैं. Okay, so you have to assess their feet as well कि उनको flat foot है तो उसको curvature बनाना ज्यादा important है. Once you make that curvature, the spine itself gets adjusted to that. Of course, it's going to take time क्योंकि इतना जल्दी रात भर में नहीं होता है. So chiropractic से उनके जो बोन्स लिगामेंट्स जो जकड़े हुए हैं उनको फ्री कर सकते हैं. एक बार वो फ्री हो गए तो कुछ पोस्चर करेक्शन का चांसेस आता है. बट पेशेंट को बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी बताना जरूरी है. सो इट इज कैन बी डन स्कोलियोसिस. Not in all scoliosis. After 16, 17 degrees, it's a surgical case. So keep that in mind. Any more question? Anyone? Yes, मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ. yes, yes. प्रोसेस के जो केसेस लेडीज में देखने में ज्यादा आते हैं सर, तो उन लोगों को कैरोप्रैक्टिक स्किप करना चाहिए. और एक बात ये थी कि हमको कैरोप्रैक्टिक से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए, पेशेंट और डॉक्टर. क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. आप ये जानना चाहोगे कि पेशेंट किस वजह के लिए आया है और क्यों आया है आपके पास. ठीक है, उनको बैक पेन है, वो पता चल गया. बैक पेन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये ढूंढने के लिए आपको कुछ टेस्ट लिख के देने पड़ेंगे. It might be an X-ray, it might be an MRI, it might be CT scan, it might be a blood test, it might be कि पुरानी फाइल भी लेके आनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि पहले क्या हो चुका है पेशेंट के साथ. ठीक है, अगर वो लेडीज पेशेंट है जैसे आपने कहा, जैसे आपने पूछा, तो लेडीज के साथ एक उनके पहचान वाले होना बहुत जरूरी है. अगर वो कॉन्फिडेंस में है तो आपकी एक स्टाफ जो लेडीज है वो रहना बहुत जरूरी है. तभी आप उसके ऊपर एग्जामिनेशन करो और उसके ऊपर हिस्ट्री लो. बिकॉज यू आर नॉट considering this as a consent. A woman can always take objection if you're touching them without consent or even speaking with them without consent for that reason. So एक वो precaution लेना बहुत जरूरी होता है. You can't straight away go to the treatment table. You have to make a diagnosis. You have to give them understand. Even if she is not educated, और पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो भी आपका अधिकार है और उनका अधिकार है ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है उनके साथ. नहीं तो they can take you into court and they can say that the doctor didn't explain me properly and then they were just touching me and then they were treating me as they want. So this is just on you. So keep this in mind. Make a proper diagnosis. If you don't understand it, then it's not your case. If you don't understand, for आपकी knowledge ही उधर आधी है, तो आप उस पे पढ़ के फिर आप हैंडल कर सकते हो. And it's always good to ask your senior doctors that what's to be done in this case, because it's always a practice going on, right? And tell them one precaution is like I said कि activities करना है या फिर क्या activities avoid करनी है. It depends on the case. Walking is very important exercise and very useful exercise. Drinking water is very important in life. Having proper meals is important. बाहर का खाना बंद करना है totally. You know, बहुत सॉफ्ट तकिए पे सोना अवॉइड करना है, तो ज्यादा दिक्कतें करती है. सो ये जो 4-5 चीजें हैं ये तो आपके काउंसलिंग में आती है. डिड दैट आंसर योर क्वेश्चन या कुछ और है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. उनको फास्टिंग के लिए बोलना चाहिए सर पेशेंट को, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम लोग नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो पेशेंट मिनिमम से कितना देर पहले लंच कर लेना.
मैं समझा नहीं इनका क्वेश्चन क्या है। रिपीट कीजिए प्लीज। जैसे कि सिटिंग और कितनी सीटिंग होनी चाहिए? आप तो यही बताओ कि एक सेशन में जितना हम कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए। आप कॉन्फिडेंस तो गेन करो पेशेंट का। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो आप उनको बताओ कि इसको कितना टाइम लगेगा, तो वो आपके केस के ऊपर है। क्रॉनिक केसेस को इट माइट टेक 5 सेशंस और मोर। कुछ केसेस उससे पहले भी ठीक हो जाते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपको कब एडजस्ट करना है पेशेंट को, राइट? whenever they are coming, you assess them for the tone of the body, you assess them for that vertebral segment। एक बार वो ठीक तरह से हिल रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू एडजस्ट देम। तो आप एक एक मंथ का गैप रख सकते हो यहाँ पे। इट्स जस्ट लाइक गोइंग टू अ डेंटिस्ट, ठीक है? यू गो टू अ डेंटिस्ट फॉर योर डेंटल चेकअप, बट स्टिल यू आर ब्रशिंग योर टीथ एवरी डे, राइट? तो उसका क्या कारण बनता है कि दांतों में कैविटीज क्यों होते हैं फिर भी ब्रश भी कर रहे हो? तो वही बात है कि एक डेंटिस्ट ही बता सकता है क्यों कैविटीज हो रही है। वैसे कायरोप्रैक्टर का काम है कि वर्टिब्रा में जहाँ पे वो डीजनरेशन हो रहा है, कुछ घर्षण हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो आप किस तरह से बैठ रहे हो, किस तरह से मूव कर रहे हो, उससे प्रॉब्लम्स आ रही है। सो वंस दैट प्रॉब्लम्स गो बिकम सीवियर, you have to see a doctor. Once that problem is gone, you have to maintain your normal health and try to not see doctor as often। तो ये मैं सोचता हूँ। बाकी नंबर का कुछ सवाल नहीं है यहाँ पे, इट्स जस्ट अ मिथ। सच्चा डॉक्टर कभी किसी को ऐसे नंबर नहीं बताता है और कभी किसी को पैकेजेस साइन नहीं करवाता है। ओके, दैट्स नॉट रियल डॉक्टर। वो मैं उनको कावर्ड समझता हूँ। नो व्हाट इज कावर्ड? बुजदिल, जो पैकेजेस देते हैं। सो आई डोंट वांट पीपल टू गिव आउट पैकेजेस। आई वांट डॉक्टर्स हु बिलीव इन देमसेल्ves and who can try treating conditions in one session। That's what it is। ये मेरा मानना थैंक यू है। सर, थैंक यू वेरी मच। यस। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। और यस, या आई थिंक आप लोगों को जो क्वेश्चन था आप लोगों को आंसर मिला। अभी जैसे हम लोगों ने बात किया, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी बोथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वी डोंट नो हिंदी, वी डोंट नो इंग्लिश। तो आई कैन एक्सप्लेन इन बोथ लैंग्वेज, राइट? तो कैरोप्रैक्टिक एक्चुअली द मीन देयर इज समथिंग, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोगों ने कैरोप्रैक्टिक में बात किया, तो कैरोप्रैक्टिक के अंदर हम क्या क्या चीजों को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हम लोगों ने जो देखा अब तक, अपने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आई वांट टू शेयर माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस। जब आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट कम्स टू यू, तो ऐसा नहीं कि उसको आप डायरेक्ट उसके नेक को मूव करते हैं, उसके हैंड्स को मूव करते, उसको आप चेक करते हैं। यू हैव टू चेक क्या कि स्पाइन अगर मसल अगर स्टिफ है, तो अगर इन दिस कंडीशन बॉडी डजंट अलाउ टू मूव, अगर स्टिफनेस है, तो व्हाट विल यू डू? मायोफैशियल रिलीजिंग टेक्निक आपको सबसे पहले यूज करना होगा, राइट? अगर आप उसको नहीं करते और आपको इसके नॉलेज नहीं है कि मसल स्टिफ है और आपने मूवमेंट कर दिया, तो वहां पे क्या है, इंजरी हो सकती है। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये पूरा जो कंबाइंड कोर्स किया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीजों को देखते हुए, जो स्लाइड को अपलोड कीजिए तो और ऊपर आएगा। मैं एक चीज, नहीं नहीं है, इस पे जूम आउट मत कीजिए, इसको स्लाइड के ऊपर कीजिए, अपवर्ड अपवर्ड। 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट है। इसमें सारी टेक्निक्स किधर है?
ये जो 6 कॉम्बिनेशन है वो किधर है? तो यहाँ पर एक्यूपंक्चर सॉरी कैरोप्रैक्टिक के साथ इसके अंदर आपको जैसे कपिंग को हम लोगों ने ऐड किया कोर्स के अंदर, क्यों किया? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपको मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक को भी पता होना चाहिए कि कैसे हम थ्रू कपिंग उसको हम वहां पे सॉफ्ट टिश्यू को यानी मसल्स को रिलीज कर सकते हैं। इसके अंदर टेपिंग भी जा रहा है, आपको बताया जाएगा। उसके अंदर आपको कुछ कंडीशन में जैसे आपको शॉक थेरेपी है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं फॉर पेन मैनेजमेंट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कैरोप्रैक्टिक ये पेन मैनेजमेंट, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे भी आता है, गायनिक इशू में भी आता है, डाइजेस्टिव इशू में भी आता है। लेकिन आप ये एक कंबाइंड जो कोर्स है, इसके अंदर आपको जो कपिंग है, लेजर है, शॉक वेव थेरेपी है, ये सारी चीजें इसलिए बताई जाएगी ताकि आप पेशेंट को पहले तो आपको डायग्नोसिस सिखाया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप कैसे डायग्नोस करते हैं। पेशेंट जब आपके पास, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, या आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज म्यूट। तो ये जो चीजें हैं, इसमें जो क्वेश्चन आपने पूछा कि कैरोप्रैक्टिस का ये जो एक अभी एक ट्रेंड चल रहा है, हम उस ट्रेंड पे नहीं काम कर रहे, हम आपको वो प्रॉपर एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं जिससे आप पेशेंट को फर्दर कभी आपसे इंजरी ना हो पाए, यानी आप बिल्कुल एक अच्छे थेरेपिस्ट और पेशेंट को प्रॉपर केयर करके उसका ट्रीट कर सकते हैं। जैसे बताया सर ने कि रेंज ऑफ मोशन, पेशेंट आता है रेंज ऑफ मोशन, अभी अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस, देयर इज मेनी टाइप ऑफ अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउट, देयर इज मेनी टाइप ऑफ अर्थराइटिस, इन विच कंडीशन वी कैन डू द कैरोप्रैक्टिस फर्स्ट और नॉट। तो ये चीज डायग्नोसिस से हमको पता चलता है। क्लियर? हो सकता है उस पेशेंट को हम सिर्फ कपिंग कर दे और लेजर ट्रीटमेंट कर दे, उसको कैरो की अभी 1-2 सेशन में जरूरत ही नहीं पड़े। इट इज द राइट और रॉन्ग सर? उसको जरूरत ही नहीं पड़े, हो सकता है वो पेशेंट को वहां पे जो मसल की स्टिफनेस की वजह से पेन आ रहा है, आपने मसल को रिलीज कर दिया, पेशेंट का पेन चला गया, देयर इज नो नीड, वहां पे मोबिलाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें कैसे आएगी? ये आपको सीख कर आएगी। ये प्रॉपर क्लास 1-2 दिन के वेबिनार से आपको एक आइडिया मिलता है। ये जो हम ये 2 दिन का वेबिनार रखा है, ये आपको प्रॉपर आइडिया देने के लिए कि प्रॉपर कैसे इसको किया जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, any doubt, any question? Anyone? सर एक नो सर, नो क्वेश्चन। Yes. कायरो कितने दिन को एक बार करना है सर? डेली करना है, नहीं तो अल्टरनेटिव डेज ऐसा करना है? वो कायरो के डॉक्टर बताएंगे। मैं आपको सारी जो चीजें वो मैंने बताया कि पेशेंट जब आपके पास आता है, पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डायग्नोस करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैंने वही फिर वो हमको उसी बात को सेम बात को रिपीट करना, क्योंकि आपकी जो डायग्नोसिस है कि ये पेशेंट को सबसे पहले प्रॉब्लम है तो वो क्या है और क्यों है, वाई पे काम करना है। ये क्या है? पॉस्चर है उसका, उसके पॉस्चर को करेक्शन करना है, तो उसके लिए कार्यों की जरूरत। अगर मसल स्टिफ है तो मसल को क्या करेंगे? यस प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। वी हैव द 5 मिनट्स, तो डॉक्टर शिंदे वो ज्यादा बेटर मुझसे बताएंगे, ही इज अ कैरोप्रैक्टिक डॉक्टर। आपका प्रश्न क्या था ये कि रोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट? जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट शॉट जो आपका है वो डायग्नोसिस के ऊपर आप स्पेंड करो। वो द फर्स्ट शॉट इज व्हेन पेशेंट्स कम्स टू यू और बैठे, चेयर टेबल चेयर है, आप ऐसे बैठे हो, तो उनके आंखों में आंखें डाल के उनको सुनने की बात करो, उनको सुनने का
प्रयास करो कि क्या हो रहा है, असल में कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये जानने की कोशिश करो। एक बार वो समझ में आ गया तो आप उनके कुछ मेडिकल हिस्ट्री की भी स्टडी करो कि आपके उनके पास कुछ फाइल है या नहीं है। अगर नहीं है वो तो ठीक है, आप हाथ लगा के एटलीस्ट चेक कर सकते हो कि कितना वो प्रॉब्लम बना हुआ है उस पॉइंट के ऊपर। अगर बैक पेन है, लो बैक पेन है, तो जाहिर सी बात है कि लंबर स्पाइन में कुछ इश्यूज रह सकते हैं। मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि कईयों को हेडेक्स जो है वो कमर के दर्द से भी आते हैं। कईयों को हेडेक्स जो है वो एसिडिटी के वजह से भी आते हैं। कईयों को हेडेक्स उनके चोट लगने के कारण भी आते हैं जो मिड बैक पे हो। सो एवरीथिंग मैटर्स हियर। आपको हर एक चीज का एग्जामिनेशन करके आपको ढूंढना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। What I'm saying is, when patient comes to you in your clinic, you have to be confident while telling them like what's going on, or listen to them carefully and then ask them specific questions what's required. As I said, if there's a lady in the room and she's just alone, you have to bring someone who is another lady of your staff and then go ahead with the examination, examining the spine of the person in a sitting position or in supine or in prone position. And once you're assessing the spine, you have to also check for the lower back, you have to check for the mid back, you have to check for the cervical spine of the upper back or the neck. Now, as I'm saying, that headaches, for example, are caused because of problems in your lower back. It can be caused due to trauma into your mid back. It can be caused because of acidity. It can be caused because of trauma to the mid back, right? Or due to spondylitis going on for many years. It can be a lot of things. So take everything into account. And once you arrive at diagnosis, you tell them and then explain to them what will be happening in chiropractic. It's not what you are seeing in the videos, but we'll be doing this specific technique on you. It might be diversified technique, or it can be constant, or it can be activator technique. Patient wouldn't have any problem here in India because they just want to get out of the pain. I am telling you this just to enhance you people to be confident in your practice so that you have all of these things under your belt. And once you do that, you give your best shot right in the first adjustment, right in the first session. Once the pain is gone down by like 50-60%, patient gains your confidence. And if the pain goes down, you can see them after a week or so, right? You can tell them like, come see me after 3 days just for a checkup. Like, how do you feel? And if the neck feels okay, you tell them like, do these stretches at home, do follow these rules at home. Okay, drink enough water, for example. And then once that's taken care of, the patient is out of pain, but at least you gain confidence of the patient, right? So that is more important. And you don't have to do it daily. एडजस्टमेंट्स रोज करना बहुत बुरी बात है। अपने हाथों को रोज तोड़ना बहुत बुरी बात है। नेक को, गर्दन को घुमाना बहुत बुरी बात है। तो उसको आप खुद बंद कीजिए और पेशेंट को भी बोलिए कि ऐसा करने से साइनल फ्लूइड के ऊपर उसका डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है। ओके, सो टेल देम टू not to practice that, but rather see a specialist doctor and get cured. Yeah, from them. अगर एक पेशेंट है chiropractic तो वो once a week उसका सीटिंग कितना होना चाहिए? It depends on the case. अगर chronic case है तो once a week आप एक session 1 to 2 sessions ले सकते हो, keeping a gap of 3 days. Yeah, 2 to 3 days. Yeah. सर, बहुत ही accurate. Yeah, बोलो। क्या मैं कायरोपैथिक यूज कर सकते हैं? क्या है, क्या यूज कर सकते, क्या यूज कर सकते हैं? सॉरी, साइटिका में कायरोपैथिक। ओह या सायाटिका में यूज कर सकते, डेफिनेटली। कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। इफ यू नो कि किस तरह से डायग्नोज करना है, जैसे मैंने कहा कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस है पेशेंट को तो बहुत ही कमजोर स्थिति है हड्डियों की, तो उसके ऊपर कायरोप्रैक्टिक नहीं कर सकते हो आप, या तो उसका ध्यान रखिए। बट मोस्ट सायाटिका पेशेंट्स को ऐसा नहीं होता है, सो यू कैन गो अहेड विद ट्रीटमेंट। यस, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था मेरा। पूछिए। सर मुझे बैक में प्रॉब्लम है, डिस्क में। तो उसको डिकम्प्रेस करने के लिए मैं जिम में एक्सरसाइज करता हूँ, वहां पे एप्स क्रंचेस के लिए जो बेंच आता है, जो आपका सर नीचे होता है पैर ऊपर,
उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्या एसआई जॉइंट में अगर किसी को प्रॉब्लम है L5 या एसआई एसआई जॉइंट में, वो डिकम्प्रेस सही रहेगा उसके लिए या नहीं? वो सिर्फ L4 L5 L3 के लिए सही है? गुड क्या क्वेश्चन। एसआई जॉइंट? क्रंचेस करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जितना आप क्रंच करते हो उतना ही स्पाइन को आप कर्वेचर दे रहे हो। लेकिन जो भी स्पाइन एक्सटेंशन के एक्सरसाइज है, जैसे आप पुलअप्स हो गया या फिर आपके जस्ट स्ट्रेचेस हो गए, इट गिव्स यू लॉट ऑफ रिलीफ। तो एसआई जॉइंट में अगर प्रॉब्लम है उनको, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू टेल देम टू फोकस ऑन कार्डियो एक्सरसाइजेस, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, ये दे कैन डू स्विमिंग, दे कैन डू सम यू नो थोड़ा कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं, दे कैन डू सम पुशअप्स। लेकिन वो उनका एसआई जॉइंट का है, वो मोस्ट ऑफ टाइम इलियोपसोअस मसल जो है, जो या फिर आप हिप फ्लेक्सर मसल भी कहते हैं उसको, तो हिप फ्लेक्सर मसल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो एक बार वो मसल का स्टिफनेस छूट गया कार्डियो एक्सरसाइजेस से, फिर वो बाकी के एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट नो लेग प्रेसेस, नो बेंच प्रेसेस, नो वेटेड स्क्वाट्स, नो पावर लिफ्टिंग, ये सब बंद करना होगा। हर एक सायाटिका के पेशेंट को ये मैं बंद करने को लगाता हूँ। उसके बाद फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आप कार्डियो से स्टार्ट कीजिए, उसके ऊपर लोअर ट्रंक के ऊपर फोकस कीजिए, ये हाथों का एक्सरसाइज छोड़ दो। आपको आपके लेग्स को और बटक्स को स्ट्रांग करना है। एक बार वो स्ट्रांग हो गया तो बैक अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, पेट उससे ही कम होने वाला है। तो ये बात याद रखिए। थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी। वेलकम। हेलो हाँ, यस, बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था डॉक्टर साहब जी से भी, जी। घुटने के अंदर कई बार फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है, वो निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? गुड क्वेश्चन। ये आप जो फ्लूइड भरता है, ये जी बहुत बार इन्फ्लेमेशन की वजह से भरता है, ठीक है। तो जी उसको निकालना वो तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का मसला हो गया, ठीक ऐसा है। कोई भी नहीं निकाल सकता है उसको। उसके बाद ना, अगर बेकर सिस्ट है या फिर पॉप्लिटियल सिस्ट है पेशेंट में, तो उसके ऊपर कायरोप्रैक्टिक करना हम्म, डेंजरस रह सकता है, क्योंकि हड्डियां वैसे भी हिल रही है, बहुत ज्यादा हिल रही है, देयर इज इंस्टेबिलिटी इन द नी। अगर ठीक वो है। बहुत हिलती है तो हम्म, आप इंजरी और क्रिएट कर सकते हो। तो पानी निकालना नहीं निकालना वो ऑर्थोपेडिक सर्जन का कॉल रहेगा, या एक कायरोप्रैक्टर का नहीं रहेगा, क्योंकि उसको एमआरआई की जरूरत है। फिर ओके। सोनोग्राफी करके ये जानना जरूरी है कि कितना पानी भरा है, कितना मिलीलीटर पानी है। तो ठीक फिर है। एक बार वो एस्पिरेशन करके, उस सिरिंज डाल के पानी हाँ, निकाल सीरन के, से निकालते हैं। एक बार वो निकल गया, तब फिर आप कायरोप्रैक्टिक कर सकते हो पेशेंट के ऊपर, उसके मेंटेनेंस फेज में। तो उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी, लेकिन कायरोप्रैक्टिक हम्म, से वो ठीक हो सकता है पेशेंट। मतलब यस, अपने देखने को ऐसे लगे ज्यादा पानी है तो उसको निकालने के बाद ही अपने कर सकते हैं काइरोप्रैक्टिस। यस, यस। अगर पानी आपको लगता है तो आपको उसको सोनोग्राफी का स्कैन लिख के देना पड़ेगा, और सोनोग्राफी का रिपोर्ट आने के बाद फिर आप उसको रेफर कीजिए कि डॉक्टर के पास। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर फिर उसका इलाज कर सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ। और फिर पानी निकाल के फिर आप बाकी का इलाज कर सकते हो। ओके यस, ओके। ओके। So thank you for today. We will meet tomorrow at 8 p.m. If you have any question, so the first we will discuss about the question answer first session. Write down the question. We will give the answer tomorrow. Okay. Thank you and good night. गुड नाइट एवरीवन। Yeah, good night. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much for today. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good night.